हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मानव भूगोल का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। तो उससे संबंधित अगला प्रश्न है, जीन ब्रूस के अनुसार मानव भूगोल के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, बस इस क्लास को अच्छे से देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अगर इस क्लास को देख लोगे तो ये प्रश्न चाहे निबंधात्मक रूप से आए चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, इस प्रश्न को बहुत आराम से कर दोगे। तो अपन सामान्य परिचय को देखेंगे, फिर अपन आपको मैं इनके सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो मानव भूगोल के बारे में काफ़ी अलग अलग प्रकार के जो भूगोलविद उन्होंने बताया, जिसमें से दो प्रमुख रहे, एडवर्ड हेस्टिंगटन और जॉन बुश। इन दो प्रमुख विचारकों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इनका ज़्यादा महत्व है। इन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांतों की क्या आवश्यक तत्व, जो सबसे जरूरी तत्व होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ये दोनों विद्वान पर्यावरणीय दृष्टिकोण के समर्थक रहे। मतलब इन्होंने क्या बताया, मानव की विकासशील सभ्यता के अंदर जो पर्यावरण है उसका बहुत अधिक महत्व है। मतलब पर्यावरण है वो भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान देता है, जो अपना समाज हो गया, प्रकृति हो गई, उसके विकास में। परंतु उनके विश्लेषण की पद्धति और प्राथमिकता अलग थी। लेकिन दोनों ने क्या दिया, दोनों ने बताया तो यही कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो मानव सभ्यता उसका विकास किस तरीके से होता है। लेकिन दोनों की विचारधारा, दोनों की जो चीज़ों को बताने का जिनको कारक जो तत्व है या कारक हैं वो अलग अलग दिए। दोनों के अलग अलग सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। तो दोनों की प्राथमिकता अलग थी और दोनों को जो सिद्धांत है उनको विश्लेषण करने का तरीका अलग अलग था। तो यही है जॉन बुश के। अब अपन देखेंगे किसके बारे में, जॉन बुश के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो कौन से आवश्यक तत्व बताए। तो जो जीन बुश है ये क्या थे, एक फ्रांसीसी भूगोलविद थे। ये कहाँ के भूगोलविद हुए, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जो जॉन बुश है वो कहाँ के भूगोलविद थे, फ्रांस के भूगोलविद थे। इन्होंने प्रायोगिक मानव भूगोल को समर्थक थे। मतलब इन्होंने प्रैक्टिकली रूप से चीज़ों को, प्रायोगिक रूप से चीज़ों को करके बताया। इनका जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, प्रायोगिक भूगोलविद के नाम से उनको माना जाता है। इन्होंने मानव क्रियाओं के स्थानिक स्वरूप और प्रभावों को केंद्र में रखा। तो इन्होंने क्या किया, मानव क्या क्या क्रियाशील कर रहे हैं, क्या क्या क्रियाएं कर रहे हैं पर्यावरण के अंदर, और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, समझ में आ गया। तो मानव के द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर, इसको इन्होंने क्या रखा, इन्होंने केंद्र पर रखा। तो जॉन बुश ने जो मानव भूगोल में कौन कौन सा नियम दिया है, इन्होंने प्रायोगिक मानव भूगोल के समर्थक रहे हैं। साथ के साथ इन्होंने क्या किया है, स्थानिक स्वरूप, जो स्थानीय जो आपके कारक होते हैं उनको क्या प्रभाव में लाकर समझाने का प्रयास किया कि इंसान किस किस प्रकार के कार्य करते हैं तो उसका किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब इनके अपन आवश्यक तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मानव क्रिया। इन्होंने मानव भूगोल को मानव क्रियाओं का भूगोल कहा है। तो इन्होंने क्या कहा है, जो मनुष्य है वो क्या करता है, मानव क्रियाओं के का भूगोल के रूप में देखा है। मतलब इंसान है वो जो जो क्रियाएं करता है उसका जो प्रभाव पड़ता है भूगोल को, उसको इन्होंने क्या कहा, मानव भूगोल को, मानव क्रियाओं का भूगोल कहा है। मतलब इंसान जो कार्य करेगा उसका जो प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा उसी क्रियाओं का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, उन्होंने ये बताया कि कैसे मानव पर्यावरण का उपयोग करता है और उसे बदलता रहता है। तो इसने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मानव है ना वो किस तरीके से जो आपके आसपास का जो पर्यावरण होता है उसको उपयोग करता है और वो कैसे चीज़ों के समय के साथ बदलता रहता है। समझ में आ गया। पहले के समय में क्या हुआ करता था, लोग शिकार पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, आपके प्रकृति पे ज़्यादा निर्भरता थी लोगों की। अगर वर्षा हो गई तो कृषि हो जाती थी, अगर बाढ़ आ जाती थी लोगों को विस्थापन करना पड़ता था, अधिक वर्षा हो गई और कभी मान लो अकाल पड़ गया तो लोगों को भूखा भी रह जाना पड़ता था। समझ में आ गया। शिकार पे ज़्यादा निर्भर रहते थे। लेकिन क्या आज के समय अपन इन सब चीज़ों पर निर्भर है, बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। तो यही है, इन्होंने बताया कि मानव है वो किस तरीके से पर्यावरण का उपयोग करता है और उसी हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। साथ के साथ जैसे औद्योगिक क्रांति आई, हम क्या औद्योगिक रूप से विकासशील होते चले गए, लेकिन हमने क्या किया, इस विकास में अपनी जो प्रकृति है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसको वातावरण में छोड़ा। तो इससे क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिला।
हम उन सब चीज़ों से अपनी निर्भरता तो खत्म हो गई, लेकिन अब अपनी निर्भरता किस किस तरीके से बढ़ गई, अपन ने क्या कर दिया, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नष्ट करने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा विकास की दौड़ में। तो आज के समय में भी अपन ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है संरचनात्मक परिवर्तन। मानव केवल पर्यावरण के प्रभाव में ही नहीं रहता, वह अपने चारों ओर प्रकृति परिवेश को भी बदलता है। तो आपको पता है कि मानव ही अकेला है ना, पर्यावरण ही मानव को इफेक्ट नहीं करता है। समझ में आ गया? अकेला जो पर्यावरण है उसी का ही तो सिर्फ मतलब मानव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे समझ लो कि गर्मी हो गई तो इंसान की जो चाल ढाल है वो बदल जाएगी, या फिर ऐसे समझ लो जो आपने गाड़ी चलाई, उससे मैंने उदाहरण दिया था, प्रदूषण हुआ और उससे क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिला। तो इससे क्या सिर्फ मानव की वजह से प्रकृति प्रभावित नहीं होती, बल्कि मानव भी प्रकृति को प्रभावित करता है। किस तरीके से करता है, और साथ के साथ वो क्या करता है, अपना आसपास का जो वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण, उसको बदलने का कार्य भी करता है। जैसे कृषि करेगा तो कृषि करने से क्या होती है, आपकी प्रकृति है उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, स्थल कृतियों में बदलाव देखने को मिलते हैं, सभ्यताओं का विकास होता है। साथ के साथ जो पानी है उसका क्या होता है, दोहन होता है। तो ये सब चीज़ों के साथ के साथ पुराने समय में मानव ने जब अपनी कृषि करनी शुरू की तो जंगलों को भी नष्ट किया इन्होंने। तो यही है कि अलग अलग जो इसके द्वारा प्राकृतिक परिवेशों के द्वारा क्या किया जाता है, पर्यावरण को बदलने का कार्य किया जाता है। भवन निर्माण, इंसान जैसे जैसे भवनों का निर्माण करता चला गया तो जंगल है, जो प्राकृतिक परिवेश है, वो क्या होते चले गए, आपके नष्ट होते चले गए। साथ के साथ सड़क निर्माण है वो भी देखने को मिलता है। तो यही हो गया कि सिर्फ इंसान ही पर्यावरण का ही मानव पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि मानव भी प्रकृति के साथ प्रभाव डालता है। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े, स्थानीय विश्लेषण। इन्होंने मानव गतिविधियों को भौगोलिक वितरण प्रणाली को समझाने पर जोर दिया है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने जो मानवीय जो गतिविधियां होती हैं इसे भौगोलिक वितरण प्रणाली को समझाने पर जोर दिया। मतलब मानव जो जो कार्य करता है इससे भौगोलिक दृष्टिकोण उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि मानव जो जो गतिविधियां करती हैं इससे भूगोल पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है, भौगोलिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, कृषि भूगोल पर विशेष ध्यान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भूमि उपयोग और कृषि मानव के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इन्होंने क्या बताया, जो भूमि का उपयोग है, क्योंकि भाई इंसान जहाँ पर रहता है वो भूमि पर रहता है, कृषि करता है वो भी भूमि पर करता है। आप कोई उद्योग का निर्माण करते, कुछ भी करोगे आप जीवन में, तो उसमें भूमि का तो बहुत अहम योगदान होता ही है। तो इन्होंने किस पे, भूमि पर और साथ के साथ कृषि पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। क्यों, ये दोनों इंसान की बेसिक नीड है, जो शुरुआत की ज़रूरतें होती हैं अपनी, जो महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से आती हैं आपकी भूमि और कृषि। अगर इंसान कृषि नहीं करेगा तो भूखा भाई, उसके पास खाद्य पदार्थ नहीं होंगे तो क्या होगा, इंसान कोई आगे के सोच कैसे रख पाएगा और आगे कोई कार्य क्यों कर पाएगा। तो यही है, जो आपके जॉन बुश हैं इसके दो क्षेत्र सबसे ज़्यादा रहे जिन पे इन्होंने ज़्यादा विश्लेषण किया, वो कौन से रहे, आपका भूमि का उपयोग और कृषि मानव भूगोल है, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि किस तरीके से भूमि का उपयोग है वो निर्भर करता है इंसान के मानव विकास में, और कृषि का विकास है वो भी किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है। विशेषताएं, जीन बुश के अनुसार मानव भूगोल को केवल प्राकृतिक नियंत्रण तक सीमित नहीं रखा। जिस तरह से हस्टिंगटन ने क्या किया था, सिर्फ प्राकृतिक को ही मानव के ऊपर क्या कर दिया, थोप दिया कि भाई प्रकृति क्या करेगी, प्राकृतिक रूप से ही प्रकृति बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, जलवायु के कारण ही इंसान की सभ्यता में विकास, आर्थिक सामाजिक रूप से विकास देखने को मिलता है। लेकिन जॉन बुश ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सिर्फ प्रकृति ही मानव को निर्भर नहीं करती है, बल्कि मानव भी क्या करता है, मानव के बदलाव से प्रकृति भी बदलती है। तो इन्होंने क्या किया, एक डाइवर्जन दिया अपने को, दोनों कॉन्सेप्ट समझाए कि सिर्फ मानव और प्रकृति है, मानव की वजह से प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति की वजह से मानव भी बदलता है। दोनों सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, बल्कि मानव की क्रियाशीलता और निर्णय क्षमता को भी समझाया। तो इसने जो हस्टिंगटन की कमियों थी उसको पूरा करके इसने हर चीज़ को लगभग समझा दिया है। इसने क्या बताया कि मानव जो क्रियाएं करते हैं उसके जो निर्णय लेने की क्षमताएं होती हैं, इसके वजह से भी जो आपका जो वातावरण है इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये था आपका पूरा जॉन बुश के द्वारा जो प्रमुख तत्व थे। अब अपन पढ़ेंगे उसके निष्कर्ष के बारे में। हस्टिंगटन और जीन बुश ने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ऑस्टिंगटन ने प्रकृति के नियंत्रणकारी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था। ऑस्टिंगटन और जीन बुश है, दोनों ने क्या किया, मानव भूगोल है उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन दोनों का रहा है। जीन बुश ने मानव की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। तो जीन बुश ने क्या किया, मानव जो एक्टिवली कार्य करता रहता है आपके यहाँ पर पर्यावरण पे, उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है। आधुनिक मानव भूगोल इन दोनों दृष्टिकोण का संतुलित समावेश है। और लेकिन अगर अपन बात करें जो आज के समय का जो मानव भूगोल है, उसमें कहीं अधिकतर ऑस्टिंगटन के जो नियम है वो भी सार्थक सिद्ध होते हैं और जॉन बुश के जो सिद्धांत है वो भी सार्थक सिद्ध होते हैं। दोनों का अपना अपना महत्व देखने को मिलता है। उन दोनों का दृष्टिकोण संतुलित व समावेशित है, मतलब दोनों ने अपनी अपनी विचारधारा रखी, भाई अपने समय के हिसाब से रखी, अपने विचारों के हिसाब से रखी। दोनों की विचारधारा आपको संतुलित देखने को मिलती है। जिन्होंने पर्यावरण और मानव के बीच सहज अंतर संबंध को बदला है, तो इन्होंने क्या बताया, किस तरीके से पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है और मानव किस तरीके से प्रकृति को प्रभावित करता है, दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है, दोनों को समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। इस प्रकार दोनों विचारकों की अवधारणा मानव भूगोल के अध्ययन को अधिक व्यापक और अर्थपूर्ण बनाती है। तो इसी तरीके से जो दोनों विचारक हैं, इनकी जो विचारधारा है ये क्या करती है, मानव भूगोल को और अधिक जो व्यापक ब्रॉड बनाती है, व्यापक और ज़्यादा अच्छी बनाती है और अर्थपूर्ण बनाती है, मतलब लोगों के लिए और अध्ययन के लिए सहायक सिद्ध होती हैं। तो मानव भूगोल में इन दोनों का बहुत अधिक महत्व है। उसके मानव भूगोल को विकास करने में, मानव भूगोल को और अधिक लोगों तक सार्थक बनाने में, सिद्ध बनाने में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को समझाने में। तो ये था जॉन बुश से संबंधित उनका सिद्धांत। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना वीडियो को।